हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कम बैक एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम सीटेट सीरीज़ के इंग्लिश पेडागोजी का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले क्लास में हमने लिंग्विस्टिक पढ़ा, हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। हमने पिछले क्लास में भी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या था, आपका था LSRW, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज हैज़ फोर बेसिक स्किल्स। लैंग्वेज हैज़ फोर बेसिक स्किल्स अरेंज इन द फॉलोइंग नेचुरल सीक्वेंस। फर्स्ट है लिसनिंग, सेकेंड है स्पीकिंग, थर्ड है रीडिंग एंड देन राइटिंग। फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट these skills must be learned in the same sequence and in an integrated manner. Only then can language learning be effective. हम समझेंगे कि जैसे हम हमारा जो सीक्वेंस है, लिसनिंग है, देन स्पीकिंग है, देन रीडिंग है, देन राइटिंग है। तो हमारा जो स्किल है, जो हमारा जो सीक्वेंस है, ये इसी ऑर्डर में इम्प्रूव होगा और हम इसी के इंटीग्रेटेड मैनर में जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं, तब हमारा कम्युनिकेशन और लैंग्वेज इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि होता है आपका लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग और राइटिंग। अब हम सारे स्किल्स के कुछ सब स्किल्स के बारे में जानते हैं। जैसे लिसनिंग स्किल्स में क्लासिफिकेशन हम लैंग्वेज स्किल्स कर रहे हैं, तो हम कहते हैं रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स। क्या कहते हैं? रिसेप्टिव और पैसिव स्किल्स। ऐसा स्किल्स जहां पे हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? अभी स्पीकिंग कर रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने स्पीकिंग करते करते आपको यहाँ पे राइट करके बताया, मैंने क्या किया? राइटिंग किया। ठीक है, तो ये जो स्किल्स हुए, इस स्किल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्टिव स्किल। क्या कह सकते हैं? एक्टिव स्किल। वहीं जैसे आप सभी इसको रीड कर रहे होंगे, ठीक है, आपकी उतनी एनर्जी इसको रीड करने में नहीं लग रही होगी। ठीक है, रीड कर रहे हैं या आप इस लेक्चर को लिसन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों में आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं लगी, तो इस स्किल को हम लोग और क्या कहेंगे? पैसिव स्किल। क्या कहेंगे? पैसिव स्किल। ठीक है, इसी एक्टिव स्किल को हम लोग प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स। लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स इन्वॉल्व रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। यहां पे हमारी एनर्जी ज्यादा नहीं लगती, हम चीजों को सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। तो इस स्किल्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स। ओके, इसी स्किल्स को हम लोग और क्या कहते हैं? प्राइमरी स्किल्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स या इनपुट स्किल्स। जो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स थे, इसी को हम लोग और क्या कहें? इसके अदर्स नेम है पैसिव स्किल्स। ठीक है, ये हमारी पैसिव स्किल थी। साथ ही साथ ये क्या थी? इनपुट स्किल थी। क्या थी? इनपुट स्किल्स थी। और इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? प्राइमरी स्किल। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्किल। ठीक है, अब हम सेकेंड स्किल के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल्स। जैसे स्पीकिंग करना और राइटिंग करना। जैसे मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, तो ये स्किल क्या कर रहा है? इस दिस स्किल्स इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज। तो मैं लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा हूं। जब मैं कुछ चीज लिखता हूं, तो मेरे पास नॉलेज होता है लिखने के लिए, तो मैं अपने माइंड से उस चीज़ों को लिख रहा हूं, तो मैं कुछ चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हूं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैंने मैंने मुझे शब्दों का ज्ञान है, मैं उस शब्दों को बोल रहा हूँ, तो सो आई एम प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑल्सो। सो दिस स्किल्स कम्स अंडर प्रोडक्टिव स्किल्स। इसी स्किल्स को हम लोग और क्या कहते हैं? एक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स आर आल्सो नोन एज एक्टिव स्किल्स। ठीक है, इसको हम लोग और अदर्स नेम है रीइंफोर्समेंट स्किल्स,
पुनर्बनल स्किल, एक्सप्रेसिव स्किल्स और आउटपुट स्किल्स। जिस चीज में प्रोडक्शन होता है उसको आउटपुट कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन नहीं होता है जैसे हम रिसेप्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट स्किल्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ ईच स्किल्स। सारे स्किल्स के नेचर्स को हम पढ़ते हैं। जैसे लिसनिंग है, लिसनिंग है, हम चीजों को सुन रहे हैं, तो लिसनिंग में क्या होता है, सिमेंटिक, मीनिंग रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। हम जब किसी चीज को सुनते हैं तो हम समझते हैं, तो हम कॉम्प्रिहेंड कब कर पाते हैं, जब हम उसके मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो स्पीकिंग रिलेटेड टू फोन्स, फोनेटिक, तो ये साउंड रिलेटेड है, तो ये साउंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को एग्जिबिट करता है। वहीं रीडिंग क्या है, ये फोनेटिक है, साथ ही साथ ग्राफिक एस्पेक्ट है। मतलब जब हम रीड करते हैं तो हम प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, कई बार हम लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो वहां पे फोनेटिक के साथ साथ ग्राफिक एस्पेक्ट भी होता है, मतलब ग्राफिक एस्पेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है राइटिंग। राइटिंग क्या है, हमारा ग्राफिक या रिटन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज हुआ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सारे स्किल्स के नेचर। जैसे हमारा लिसनिंग का स्किल्स क्या हुआ, सिमेंटिक हुआ, मीनिंग रिलेटेड हुआ। देन हमारे पास स्पीकिंग का क्या हुआ, फोनेटिक, जो प्योरली साउंड रिलेटेड है। रीडिंग जो है फोनेटिक का ग्राफिक एस्पेक्ट है, और राइटिंग ग्राफिक एस्पेक्ट है। ठीक है, अब हम लिसनिंग के बारे में पढ़ते हैं। लिसनिंग इज एन ऑरल इनपुट स्किल। ठीक है, लिसनिंग इज अ ऑरल इनपुट स्किल। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। द लिसनर डिकोड्स द मैसेज। जैसे एक स्पीकर है, ठीक है, एक स्पीकर है जो अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, सेंडर। ये मैसेज जा रहा है ना, जो भी सेंडर ने कहा, मैसेज जा रहा है। अब ये कौन है, ये सेंडर है, ये कौन हुआ, रिसीवर। कौन हुआ, रिसीवर। ये जो भी मैसेज उसको डिकोड करेगा। तो लिसनिंग में क्या चाहिए, एक हमको सेंडर चाहिए, एक मैसेज चाहिए जिसको हम सेंड करेंगे, और एक हमको क्या चाहिए, रिसीवर चाहिए। ओके, लिसनिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई क्या करता है, साउंड्स को करता है। ठीक है, साउंड्स को आइडेंटिफाई किया, मीनिंग्स को डिड्यूस करता है, मतलब हमने जो भी कहा उसके मीनिंग को डिड्यूस करता है। देन रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट, फोकस एंड अटेंशन। लिसनिंग इज नॉट द सेम एज हियरिंग। ठीक है, मोस्टली लोग समझते हैं कि लिसनिंग और हियरिंग सेम है, बट ऐसा नहीं है। जब आपका हियरिंग होता है और ये आपका लिसनिंग हुआ, ठीक है, तो लिसनिंग आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगता है। या मैं ये कहूं कि जब हियरिंग के साथ साथ मैं किसी चीज को अंडरस्टैंड भी कर रहा हूं, मतलब मैं यदि किसी बातों को सुना और देन अंडरस्टैंड करके मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, तो वो मेरे लिसनिंग के कैटेगरी के अंडर आएगा। ठीक है, हियरिंग मीन्स जस्ट रिसीविंग साउंड। हियरिंग मीन्स जस्ट रिसीविंग साउंड। वहां पे हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके, लिसनिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग मीनिंग विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, लिसनिंग में हम क्या करते हैं, हम चीजों को समझते भी हैं। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग हम देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग में हमको क्या क्या लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी मैसेज को रिसीव किए, रिसीव कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है हम क्या क्या करेंगे, उसको हियर करेंगे। हियर किए, देन हम क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्या करेंगे, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के बाद क्या करेंगे, उसको हम करेंगे रिटेन करेंगे। क्या करेंगे, रिटेन, रिटेन करेंगे। देन उसके बाद इवेल्युएट करेंगे। क्या करेंगे, इवेल्युएट। देन हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है, ये सेंडर है, वो रिसीवर है। तो सेंडर क्या करेगा, मैसेज को कन्वे किया, मैसेज कन्वे हुआ, जब मैसेज कन्वे हुआ,
ये सेंडर है, ये रिसीवर है। जब मैसेज कन्वे हुआ तो रिसीवर पहले मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। रिसीव किया, रिसीव करने के बाद रिसीव जब कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वो हियर कर रहा होगा, ठीक है। उसकी हियरिंग हो रहा है, हियर किया, देन उसके बाद वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। क्या करेगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। यही अंडरस्टैंडिंग को हम लोग कहते हैं डिडक्शन ऑफ मीनिंग। इसी अंडरस्टैंड को हम लोग क्या कहते हैं, डिडक्शन ऑफ मीनिंग। अब जो अंडरस्टैंड किया, ठीक है, उसको रिटेन किया, रिटेन करेगा, रिटेन करने के बाद वो क्या करेगा, उस चीज को इवेल्युएट करेगा। क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा, ठीक है। जो भी उसके पास नॉलेज है, इवेल्युएट करने के बाद उस चीज को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। समझ आया आप सभी को। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग के बारे में, कि लिसनिंग के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ लिसनिंग हम देख रहे हैं वो है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। क्या है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब हम लोग विभेदीकरण कर रहे हैं। मतलब किस टाइप का लिसनिंग में हम क्या विभेदीकरण कर रहे हैं वो देखते हैं। दिस फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग differences between sounds rather than understanding their meaning or the message conveyed, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग ये होता है जहां पे हम लोग साउंड के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हम मत उसके मीनिंग्स पे नहीं जाते, हम उसके साउंड्स पे जाते हैं। जैसे फोकस्ड ऑन ओनली साउंड, नॉट ऑन मीनिंग, ओके। जैसे एक डॉग है, ठीक है, डॉग बार्क कर रहा है, ठीक है, और कैट म्याऊ कर रही है। तो इसमें इनके साउंड्स में जो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग लिसनिंग, ओके। जैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो साथ साथ में बजते हैं। तो हमको मालूम है कि गिटार की साउंड्स क्या है, तबले की साउंड्स क्या है, ठीक है। तो जो हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं साउंड्स को, है ना, वो क्या होता है, डिस्टिंग्विश लिसनिंग, ओके। देन आता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। जहां कॉम्प्रिहेंसिव आया उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मीनिंग को क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। रिक्वायर्स एक्टिव अटेंशन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है। जब भी हम कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कर रहे हैं तो कोई भी यदि हमको कुछ भी बोलता है तो बोलने के बाद उस चीज़ों को समझा जाता है। जैसे मैं आपको ये क्लास में आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये तब तक हियरिंग है जब तक आप अपने ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं ला रहे हैं। जैसे आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आता है, जब ये हियरिंग में अंडरस्टैंडिंग ऐड हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, लिसनिंग होता है। और ये लिसनिंग कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के कैटेगरी में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, लिसनिंग टू अ लेक्चर, है ना, understanding news reports or scientific articles, following instructions and directions, okay। अब हम आते हैं एक्टिव लिसनिंग एज वेल एज पैसिव लिसनिंग, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग ये ऐसा लिसनिंग होता है जहां पे जो लिसनर है वो इंगेज करता है अपने आप को। लिसनर क्या करता है, अपने आप को इंगेज करता है। प्रैक्टिस ऑफ बीइंग फुल्ली प्रेजेंट एंड इंगेज, मतलब यहाँ पे जो लिसनर है खुद को इंगेज करता है। जैसे मैंने कुछ बोला, लिसनर ने उस चीज को सुना, अंडरस्टैंड किया, देन वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो क्या क्या कहलाता है, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। इसी को हम लोग और क्या कहते, अदर नेम से जानते हैं, अटेंटिव लिसनिंग, ओके। देन उसके बाद हम आते हैं पैसिव लिसनिंग पे। ऐसा लिसनिंग जहां पे हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब हम सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मतलब इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लिसनिंग विदाउट रिस्पॉन्डिंग क्या कहलाता है, पैसिव लिसनिंग। लिसनिंग विदाउट रिस्पॉन्डिंग क्या कहलाता है, पैसिव लिसनिंग। लैक्स ऑफ एंगेजमेंट होता है और इसमें फीडबैक हमको ना के बराबर मिलता है, ओके। इसके एग्जाम्पल हो गया, वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है ना। जैसे आप कोई लेक्चर अटेंड करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कोई
ना कोई नोट्स लेते हैं, ना आप कोई क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ सुने और बैग उठाया और चल दिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्रिटिकल क्रिटिकल लिसनिंग। क्या आता है? क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग यूज्ड इन एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। जैसे हम जब अपनी कक्षा में बैठते हैं तो एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हमको इंटरेक्शन के साथ साथ कुछ और आर्गुमेंट्स देना होता है, जहाँ पे हम आर्गुमेंट्स को भी इवेल्युएट करते हैं कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ पे मेरा ब्रेन फुल्ली इंगेज होता है, जहाँ पे मैं आर्गुमेंट्स को भी इवेल्युएट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा ब्रेन फुल्ली एक्टिव है, ठीक है। जहाँ पे मेरा क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो रहा है, जहाँ पे मैं अपने रीजनिंग्स को यूज कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल लिसनिंग, ओके। देन उसके बाद एक आता है इम्पैथेटिक लिसनिंग। क्या आता है? इम्पैथेटिक लिसनिंग। इम्पैथेटिक लिसनिंग से आप क्या समझते हैं? जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का होगा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे दुखों को समझ सकता हूँ। तो इम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब होता है टू एम्स टू अंडरस्टैंड aims to understand the speaker feelings and emotion, focuses beyond facts। मतलब मेरे को इसके हम लोग फैक्ट्स के बियॉन्ड फोकस करते हैं, बिल्ड्स इमोशनल करेक्शंस। और ये क्या होता है? नॉन जजमेंटल होता है। जैसे आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम किस किन चीज़ों से गुजर रहे हो। तो जहाँ पे हम लोग कहते हैं, जैसे हम सांत्वना देते हैं कि नहीं यार, ये आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों हम लोग किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? एम्पैथेटिक लिसनिंग में, ठीक है। अब हम आते हैं इफेक्टिव लिसनिंग में। कहाँ आते हैं? इफेक्टिव लिसनिंग वही जहाँ पे फुल्ली पार्टिसिपेशन होता है ना, लाइक एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, इन्वॉल्व्स कंसंट्रेशन एंड मीनिंगफुल रिस्पॉन्स। मतलब हम चीज़ों को पूरी तरीके से सुन रहे हैं, सुनने के बाद हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करने के बाद रिस्पॉन्ड जब करते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक आपका एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देख रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं? हियरिंग कर रहे हैं। हियरिंग के साथ क्या हो रहा है? हमारा अंडरस्टैंडिंग में हो रहा है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या हो रहा है? हमारा रिस्पॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। जब ये तीनों होता है तब हम इसको और क्या कहते हैं? इफेक्टिव लिसनिंग। क्या होता है? इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। हम हियरिंग कर रहे हैं, देन अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, और एज वेल एज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव लिसनिंग। जिस इसका अदर नेम क्या है? एक्टिव लिसनिंग, ओके। देन उसके बाद हम आते हैं इंटरेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। इंटरेक्टिव लिसनिंग और जो अभी हमने पढ़ा एक्टिव लिसनिंग सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे जैसे हम दोस्तों के बीच में आपसी चर्चा होता है, तो मैं कुछ बोलता हूँ, मेरा फ्रेंड भी मेरे को रिस्पॉन्ड करता है, तो मैंने बोला, उसने सुना, समझा, फिर उसने बोला, तो यहाँ पे मैं भी अपनी बात को रख रहा हूँ और वो भी अपनी बात को रख रहा है। तो जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, डिस्कशन होता है, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग होता है। ये किसके अंडर आता है? इंटरेक्टिव लिसनिंग में। आज की क्लास में जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें से शिक्षक भर्ती में, सीटेट में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस मोस्टली देखे जाते हैं, ओके। अब हम देख रहे हैं एप्रिसिएटिव लिसनिंग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं एप्रिसिएटिव लिसनिंग। जैसे हम लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना, लिसनिंग सॉरी लिसनिंग फॉर इंजॉयमेंट एंड प्लेजर्स। जैसे हम लोग जोक सुनते हैं, ठीक है, म्यूजिक सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं। मतलब इसमें हम अपने इंजॉयमेंट या इंटरटेनमेंट के लिए जब सुन रहे होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एप्रिसिएटिव लिसनिंग, ठीक है। अब एक आता है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग वहां जरूरत पड़ता है जब आप क्राउडेड प्लेस पे रहते हैं और आपको बस वही इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके लिए
रिक्वायर्ड है। लाइक आप किसी बस स्टैंड में हैं और आपको कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप सारी आवाज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, आप कुछ सेलेक्टिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो फोकसिंग ओनली ऑन specific information, focusing only on specific information may lead to misunderstanding और मिस्ड इंफॉर्मेशन। क्या होता है जब बहुत सारे साउंड्स मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, और मैं कुछ सेलेक्टिव सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उस समय और भी ऐसे साउंड्स आ गए जो मिक्स हो गए, तो मैंने जो भी सुना वो हो सकता है कि मैंने इनएप्रोप्रिएट सुना हो, तो वो जो लिसनिंग होता है वो मेरे को मिसलीड करता है। ओके, जैसे बीजी रोड्स में, क्राउडेड प्लेसेस में, नॉइसी पब्लिक एरियाज में। ओके, देन आता है इंटेंसिव लिसनिंग। क्या आता है? इंटेंसिव लिसनिंग। अब इंटेंसिव लिसनिंग से मतलब क्या है? ऐसा लिसनिंग जहां पे हम बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा एकाग्रता से सुन रहे हैं। लाइक फोकस ऑन डिटेल्स सच एज वर्ड्स एंड phrases aims to understand everything that is said। मतलब आप जब आप इंटेंसिव लिसनिंग कर रहे हैं तो आप वो हर वो चीज या हर वो शब्द पे ध्यान दे रहे हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीड्स टू इन डेप्थ नॉलेज। किसके लिए होता है? इन डेप्थ नॉलेज के लिए हम लोग करते हैं। ओके, अब आता है एक्सटेंसिव लिसनिंग। जैसे आप कोई कहते हैं ना कि इस कहानी का सार क्या है, ठीक है, मतलब मोटा माटी बताओ कि ये है किस पे। ठीक है, तो फोकस ऑन ओवरऑल मीनिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव लिसनिंग। कंसर्न विद जनरल कॉम्प्रिहेंशन नॉट डिटेल्स, मतलब मुझको हर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे इन डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव लिसनिंग। मतलब होता है ना कि बच्चा बदमाशी किया, तो जब उसके पिताजी ड्यूटी से आते तो उसकी माँ उसके पिताजी को बताती है कि बच्चे ने बोला नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मुझे मोटा मोटा बताओ कि क्या हुआ। तो मोटा मोटा जो चीज बताया जाता है वही क्या है? एक्सटेंसिव लिसनिंग। मतलब हम सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते हैं, ना कि इन डेप्थ चीजों पे। ओके, अब है इसेंशियल कंडीशंस फॉर गुड लिसनिंग। ठीक है, गुड लिसनिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि हाँ भाई, जो भी चीज हमको कहा जा रहा है हम उस पर क्या करें? अटेंशन पे करें। क्या करें? अटेंशन को पे करें। ठीक है, फिर उसके बाद इंगेजमेंट मतलब हम इंगेज करें जो भी लिसन कर रहे हैं। तो जैसे होता है, जैसे मैं कोई रिस्पॉन्स करता हूँ, आप ऐसा ये हमिंग साउंड करते हैं, तो कम्युनिकेशन का एक गैप आ जाता है। ठीक है, और वो उतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाता। तो जब हम कुछ शब्दों को, जब लिसनर कुछ शब्दों को ऐड करता है, कुछ रिस्पॉन्ड करता है, कुछ क्वेश्चंस करता है, तब इंगेजमेंट होता है, तो वो लिसनिंग को इम्प्रूव करता है। यूजिंग बॉडी लैंग्वेज मतलब जो आपका बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स है वो दिखता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, प्रोवाइडिंग फीडबैक, जैसे मैंने कुछ कहा और आप लोग में से कुछ ने फीडबैक दिया। ओके, तो ये जो फीडबैक है ये बताता है कि लिसनिंग एक्टिवली हुई है। डेफरिंग जजमेंट और रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि क्या एम्स हैं, एम्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग। ओके, टू डेवलप इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स, टू डेवलप इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई एम्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग, और हमारा इम्प्रूव क्या हो रहा है? स्पीकिंग स्किल। ऑब्वियस बात है, हमने पढ़ा ना, लैंग्वेज LSRW इस ऑर्डर, इस सीक्वेंस में डेवलप होता है। तो जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना अच्छा हम बोल पाएंगे। ठीक है, तो हमारा स्पीकिंग स्किल्स इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे लिसनिंग कितनी इफेक्टिव हुई है। ओके, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड फैक्ट्स। जब आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ाता है जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आप जब चीज़ों को पूर्णतः ध्यान से सुन रहे हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग आता है, आप फैक्ट्स के बारे में जानने लगते हैं और आइडियाज़ को भी समझ सकते हैं। अब हम कौन कौन से वेज इम्प्लाई कर सकते हैं हमारे लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहले ग्रुप एक्टिविटीज़,
ठीक है, ग्रुप में हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और एक एक करके सबने बोला और फिर हम उस हिसाब से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे लिसनिंग स्किल्स हमारी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। फिर उसके बाद लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज गेम्स भी होते हैं जहाँ पे हम कुछ अल्फ़ाबेट्स या कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं और फिर उसको वहाँ से जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्ड करता है, तो लिसनिंग वहाँ से भी इफेक्टिव होती है। देन स्टोरी आउटलाइनिंग, फिर उसके बाद रोल प्ले भी होता है। रोल प्ले में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ रोल प्ले करते हैं जहाँ पे हम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। देन ओरल कंपोजिशन एंड रिप्रोडक्टिव एक्सरसाइजेस, ठीक है। इन सभी मेथड से हमारा जो लिसनिंग स्किल्स है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्किल, स्पीकिंग पे आते हैं। तो आप जानते हैं कि स्पीकिंग इज एन ओरल आउटपुट स्किल है। स्पीकिंग क्या है, आउटपुट स्किल है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल्स, ठीक है। इनपुट स्किल्स हमारा क्या क्या होता है, लिसनिंग होता है और रीडिंग होता है, पर जो हमारा स्पीकिंग है वो आउटपुट स्किल है जो कि प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव होता है। अब टाइप्स ऑफ स्पीकिंग देखेंगे कि स्पीकिंग के कितने टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटरेक्टिव स्पीकिंग। क्या होता है इंटरेक्टिव स्पीकिंग, जो होता है डायलॉग बेस्ड, जहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है। राम एंड श्याम ले लीजिए, राम ने कहा फिर श्याम ने कहा, ठीक है, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। डायलॉग बेस्ड होता है, स्पीकर और लिसनर दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। ऐसे स्पीकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव स्पीकिंग। जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होता है ना, और फेस टू फेस डिस्कशन होता है। जैसे हम लोग आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं फेस टू फेस हो रहा है, आप भी कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ वे हो रहा है। टेलीफोन्स में हम अपनी बात को करते हैं, ठीक है, मैंने फ़ोन लगाया किसी को, मैंने बोला, अब उधर से कोई व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो क्या मेरा स्पीकिंग इंटरेक्टिव हुआ, नहीं। क्या हमारी बातें लंबी चल पाएंगी, बिल्कुल नहीं। तो जब हमारा स्पीकिंग बोथ वेज होता है, जब हम दोनों वे से जब कम्युनिकेट करते हैं, तब हमारा क्या होता है, जो स्पीकिंग है वो क्या होता है, इंटरेक्टिव। क्या होता है, इंटरेक्टिव। फिर उसके बाद एक आता है पार्शियल इंटरेक्टिव स्पीकिंग, जो मोस्टली आप सभी करते हैं। जैसे स्पीकर एड्रेसेस, स्पीकर क्या करता है, एड्रेस करता है एक लाइव ऑडियंस को, ओके। हम लाइव ऑडियंस को एड्रेस करते हैं बहुत सारे जगह पे, ठीक है। तो जो ऑडियंस है, ऑडियंस का जो बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर्स है, बहुत सारे मैसेज को कन्वे करता है, ठीक है। लिमिटेड फीडबैक मिलता है थ्रू बॉडी लैंग्वेज। मतलब वो अपने जुबान से नहीं बोल रहे हैं, जो ऑडियंस अपनी जुबान से नहीं बोल रहे हैं, बट वो अपने फेशियल गेस्चर से, है ना, ये बता देते हैं कि जो स्पीकिंग है कितना इंटरेक्टिव हुआ है। तो पार्सली इंटरेक्टिव स्पीकिंग होता है। जैसे हम जब कोई स्पीच देते हैं, जब हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं और ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब सभी कोई बैठे होते हैं, तो एक जन स्पीक कर रहा होता है, बाकी के फेशियल गेस्चर बता सकते हैं कि वो उस चीज, उस कॉज को, उस आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिना अपने शब्दों का इस्तेमाल किए, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे आपने रेडियो सुना होगा। जब आप रेडियो सुनते हैं तो सिर्फ एक साइड से साउंड्स आता है, ठीक है, और हमारे तरफ से कोई इनको फीडबैक नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गया मोनोलॉग बेस्ड, ऑडियंस लिसन्स विदाउट इंटरप्शंस। मतलब जो ऑडियंस है वो सिर्फ सुन रहा है बिना किसी हस्तक्षेप के। अब ये मोनोलॉग के बारे में जान लेते हैं, मोनोलॉग, ठीक है। मोनोलॉग, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एकालाप, ठीक। इसका मतलब होता है जब बच्चे कक्षा में, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तब वो क्या कहते हैं, टू कटे बोलते हैं, तो पूरी क्लास बोलती है टू वन जा टू, देन टू टू जा फोर। मतलब एक ही सुर में, एक ही आलाप में बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन इंटरेक्टिव, ओके। एग्जाम्पल है रिकॉर्डिंग स्पीच फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट, ओके। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। पहला एलिमेंट है पिच। क्या है, पिच। ये क्या होता है, रिफर्स टू हाईनेस और लोनेस, लोनेस ऑफ वॉइस, क्रिएट्स कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसाइज एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो पिच के बारे में एक नॉर्मल सा मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा।
जो गर्ल्स की पिच होती है ना, वो क्या होती है, हाई होती है। गर्ल्स की पिच क्या होती है, हाई होती है, और बॉयज की पिच लो होती है। ठीक है, अरे इसको गर्ल्स कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटोनेशंस पे। ठीक है, जैसे क्लास में जब आपको टीचर पढ़ाते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, हेलो फ्रेंड्स, समझा बच्चों? तो अपने वॉइस में जो वो उतार और चढ़ाव कर रहे हैं, ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, इन्हीं को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटोनेशन, है ना। आवाज में उतार चढ़ाव, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्या होता है कि क्लास में सारे बच्चे अटेंटिव हैं या नहीं है, तो जब हम वॉइस को थोड़ा रेज करते हैं, तो समझा बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे जो अनअटेंटिव रहते हैं, नॉन अटेंटिव रहते हैं क्लास में, तो वो फिर इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, क्रिएट्स करता है रिदम एंड मेलोडी इन स्पीच, मतलब हमारी, जब हम एक ही टोन पे, है ना, जब हम एक ही टोन में जब बात कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या क्लास इंटरेक्टिव होगी? मैं इसी आवाज में आपसे बात करूं, है ना, कंटिन्यूस बात करूं, तो आपका इंटरेस्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग इंटोनेशन कह रहे हैं। फिर आता है स्ट्रेस। क्या क्या होता है स्ट्रेस? ये स्ट्रेस क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम, हमारे टीचर्स जब हमारी क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ शब्दों पे विशेष जोर देते हैं। ठीक है, इम्फेसाइज ऑन सिलेबल्स और वर्ड्स। ठीक है, किसी चीज पर जोर देने को हम लोग कहते हैं इम्फेसाइज। ठीक है, या बहुत अधिक जोर देते हैं हम किसी शब्द पे, जैसे मैं कह रहा हूं ये स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस, तो मैंने वॉइस भी बढ़ाया और मैं कह रहा हूं ये स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेस, तो मैं इम्फेसाइज कर रहा हूं किसी एक स्पेसिफिक वर्ड पे। ठीक है, हाईलाइट्स मीनिंग। ठीक है, फिर आता है टोन, जो कि क्या बताता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वॉइस, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वॉइस, रिफ्लेक्ट्स इमोशन एंड एटीट्यूड, वेज टू इंप्रूव स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, कहते हैं ना, योर वे ऑफ टॉकिंग इज नॉट गुड, योर टोन इज नॉट गुड। ठीक है, तो ये वही चीज है, ये ओरल टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, टोन का, एक्टिविटीज लाइक डिबेट एंड लैंग्वेज गेम्स, है ना, मिनिमल मिनिमल रिस्पॉन्स ड्रिल्स और ऑथेंटिक प्रैक्टिस मूवमेंट। ओके, अब हम थर्ड स्किल पे आते हैं, जो कि क्या है, रीडिंग है। क्या है, रीडिंग। तो आप लोग रीडिंग के बारे में क्या क्या जानते हैं, कि रीडिंग में हम क्या करते हैं, वो रिसेप्टिव स्किल है। क्या है, रिसेप्टिव स्किल, तो इसको हम लोग, रीडिंग को और लिसनिंग को हम लोग पैसिव स्किल्स के अंदर रखे हैं। ठीक है, ये इनपुट स्किल होता है, तो रीडिंग क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। ये क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व द फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। आपने अभी तक 4 स्किल्स में मैंने पढ़ाया है, जैसे हमने बताया लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग हमने किया, फिर स्पीकिंग फोनेटिक था, है ना, फिर उसके बाद आपका रीडिंग जो है वो एक मात्र आता है फोनेटिक कम ग्राफिक पे, और जो आपका राइटिंग आता है वो भी आता है ग्राफिक पे। ठीक है, रीडिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेस्ट एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम इट। मतलब रीडिंग क्या है, रीडिंग आपकी जो वह योग्यता है जो किसी चीज को पढ़कर उसको समझने के लिए आपको, समझ के आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं, तो आप अब क्या कर पा रहे हैं, रीडिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रीडिंग, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में, तो इसको थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। पहला है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग, आपने देखा होगा कि जब हम बहुत बार पढ़ चुके होते हैं और हमको जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, ठीक है, किसी टॉपिक्स को, तो हम लोग बुक्स को खोलते हैं, चुपचाप पढ़े, और फिर पन्ना पलटे, फिर पढ़े, फिर पन्ना पलटे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम रीड कर रहे हैं विदाउट वोकलाइजिंग, मतलब बिना किसी साउंड प्रोड्यूस किए हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप इसको रीड कर पा रहे हैं बिना किसी शब्दों को चरण किए, जैसे मैं ही करता हूँ, मैंने अभी शांत होकर इसको पढ़ा, रीडिंग विदाउट वोकलाइजिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
साइलेंट रीडिंग फोकसेस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, और इससे क्या होता है, आपका स्पीड इंक्रीज होता है। मतलब जब हम लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो हम लोग मीनिंग को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमारी इंप्रूव होती है, साथ ही साथ जो हमारी रीडिंग की स्पीड है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हमने साइलेंट रीडिंग देखा, ये हमारे वोकेबलरी को भी इन्हेंस करता है, क्योंकि यदि हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं या कोई वर्ड्स हमको नहीं आ रहा है, तो हम उसको बार बार अपने माइंड में प्रोड्यूस करते हैं, इम्प्रूव्स लॉजिकल थिंकिंग एज वेल, ठीक है। अब आता है लाउड रीडिंग, जो फिलहाल मैं कर रहा हूं अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रीडिंग अलाउड, कहते हैं क्या, रीडिंग अलाउड, ओके। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, मैं शब्दों का उच्चारण बार बार कर रहा हूं, इससे होता क्या है, ठीक है, यूजफुल एट अर्ली एंड प्राइमरी लेवल्स। लाउड रीडिंग से क्या होता है, आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर होता है, ये टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, टाइम टेकिंग होता है, बट आपके प्राइमरी लेवल जो बच्चे, हम जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब छोटे कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम उनको हिदायत देते हैं कि आप बोल बोल के लिखिए, पढ़िए। उससे क्या होता है कि बच्चे के, जो चीज बच्चा लिख रहा है वो बोल भी रहा है, तो वो उसके दिमाग में स्थायी रूप से बैठते जाता है, ठीक है। फिर आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग हमने, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव शब्द ही बता रहा है कि बहुत डिटेल में हम रीडिंग कर रहे हैं, हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो एक एक डिटेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो किस में आता है, इंटेंसिव रीडिंग। किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर लर्निंग एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन। मतलब जैसे कोई रिपोर्ट्स आपको पढ़ना है, ठीक है, कोई रिपोर्ट्स हो गया, कोई सर्वे हो गया, उसके जो डेटाज आते हैं, यदि हम उसको ऊपर ऊपर पढ़ पाएंगे क्या, नहीं, उसको हमको थॉरोली पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, ईच एंड एवरी डिटेल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हम क्या करते हैं, उसको हम डिटेल रीडिंग करते हैं, तो वैसे रीडिंग्स को हम क्या कह सकते हैं, इंटेंसिव रीडिंग, यूज फॉर लर्निंग एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन, लाइक रिपोर्ट, है ना, सर्वे, जो भी आता है, इसके जो डेटास को, है ना, पढ़ने के लिए काम आता है। देन उसके बाद क्या आता है, एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। अब आपके पास एक पूरा न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर का एक एक शब्द याद नहीं रखते, और ना एक एक शब्द पढ़ते हैं, आप हेडिंग देखते हैं, आपको मोटा मोटी आइडिया आ जाता है कि ये जो आर्टिकल है किसके बारे में, ठीक है। तो जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है और उसको हम लोग प्लेजर या जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग, ओके। अब टेक्निक्स ऑफ रीडिंग है, इस पे से आप एक नंबर फिक्स मानिए, एक नंबर, अभी हम आज जो पढ़ रहे हैं उसमें 3 नंबर, बट इसमें से एक नंबर श्योर है आपके एग्जाम के लिए, ओके। तो टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, पहला होता है स्किमिंग, ठीक है। स्किमिंग क्या होता है, जैसे बैंक के जो एग्जाम देते हैं ना, जो बैंक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको स्किमिंग करना है। स्किमिंग क्या होता है कि बहुत बड़ा पैराग्राफ देता है, ठीक है, और हमको मेन आइडिया ढूंढना है, क्या ढूंढना है, मेन आइडिया। तो हम क्या करते हैं, क्विक रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं, क्विक रीडिंग। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मेन आइडिया, हमको क्या ढूंढना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो हम जैसे हमको प्रीव्यू करना है, ओवरव्यू करना है, ठीक है, तो उसमें स्किमिंग काम आती है, ठीक है, रिव्यू करना है। अब आता है स्कैनिंग, क्या आता है, स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, चलिए, कोई एक वर्ड आया, जैसे हम लोग अपठित गद्यांश कहते हैं, अनसीन पैसेज, उसमें कोई शब्द आता है, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि उसका जो भी उत्तर होगा उस पैसेज में वो शब्द से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस वर्ड को पकड़ूंगा और उस वर्ड को ढूंढूंगा कि पैसेज के किस पैराग्राफ में है, किस पोजीशन पे है। तो जब हम रीडिंग करते हैं कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, स्कैनिंग इज यूज फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग हम क्यों कर रहे हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और स्किमिंग क्यों कर रहे थे, मोटा माटी आइडिया लगाने के लिए या मेन थीम को पकड़ने के लिए, ठीक है। देन आता है राइटिंग, ये आपका थर्ड स्किल आया, ठीक है। राइटिंग इज अ स्किल दैट enables learners to brainstorm ideas, ठीक है,
ऑर्गेनाइज थॉट्स, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज वर्क। ठीक है, हम लिखते क्यों हैं? यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ चीज़ किस किस चीज़ में काम आता है? हमको कोई मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, हम किसी चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ साउंड्स को, ठीक है, अपने थॉट्स को। बहुत सारे लोग, आप लोग डायरी लिखते होंगे, बहुत सारे लोग कहानियाँ लिखते होंगे, तो राइटिंग इसेंशियल हो जाता है हमारे आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने का। तो राइटिंग इज अ प्रोडक्टिव मेथड ना, एक्टिव है, आपका एक्टिव स्किल है, ठीक है। राइटिंग इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोसेस। राइटिंग इज अ प्रोसेस, राइटिंग इज अ प्रोसेस। ये प्रोडक्टिव स्किल है बट प्रोडक्ट नहीं है, ओके। तो राइटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, पहला होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। हमको जो भी लिखना है तो हम पहले क्या करेंगे, माइंड मैपिंग करेंगे कि हमको ये चीज़ करना है। हम लिस्टिंग कर लिए कि मेरे को इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे, इस टॉप पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात करना है, ठीक है। मैंने पहले अपने दिमाग में एक चित्र बना लिया कि मुझे इस बिंदुओं पे लिखना है। जैसे पीएससी मेंस में लोग बैठते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो उनके पास लिमिटेड वर्ड्स होता है, तो वो क्या, पहले अपने ब्रेन में एक मैप बना लेते हैं कि मैं इन इन बिंदुओं पे बात करूंगा, लिस्ट बन गया। देन उसके बाद वो ड्राफ्ट करते हैं कि मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है, ड्राफ्टिंग हुआ। देन उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं कि मैं, ड्राफ्टिंग मतलब मोटा माटी चीज़ की ये हुआ, मेरे को ऐसा सा लिखना है। फिर उसको हम लोग रिवाइज करें कि क्या ऑर्डर हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, एडिट करते हैं, नहीं इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, फिर रीड्राफ्ट करते हैं, फिर रीड्राफ्ट किए, फिर रीड्राफ्ट करने के बाद फिर हम लिखे, ठीक है, लाइक पब्लिशिंग। ओके, समझ आया? तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है। अब है प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग। प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, ये क्या करता है, फोकस ऑन फाइनल आउटकम, ठीक है। जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जो हमको दिया रहता है, तो क्या है, वो फाइनल आउटकम मतलब हम कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है, हम कैसे लिख पा रहे हैं। वर्ड लिमिट पे टाइप्स ऑफ राइटिंग देखते हैं, टाइप्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। जैसे कंट्रोल्ड राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग मतलब एक्टिविटीज इंक्लूड इमिटेशन, रीराइटिंग और सेंटेंस कंबाइनिंग, ठीक है। तो हम, हमारा जो राइटिंग है, मतलब ये नहीं ना कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होता है। तो एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इंक्लूड इमिटेशन, ठीक है, रीराइटिंग एंड सेंटेंस कंबाइनिंग, ठीक है, कंप्लीटिंग सेंटेंसेस और रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, है ना। जैसे आप लोग बैंक या एसएससी एग्जाम में आपको सेंटेंस वन देता है, सेंटेंस सिक्स देता है, और बीच में पी, क्यू, आर और एस देता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे करते क्या है, ये S1 से स्टार्ट हो रहा है और S6 पे एंड हो रहा है, और ये बीच के ये चार सेंटेंस है, इसको हमको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो ये मे बी पी क्यू आर एस फॉर्म में हो सकता है कि क्यू एस आर पी के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन होता है, जब हम सेंटेंस को रीअरेंज कर रहे हैं, कोई सेंटेंस आता है बीच में कोई गैप आ गया, तो वहाँ पे कंप्लीटिंग सेंटेंसेस हो जाता है, ठीक है। फिर एक आता है सेकेंड टाइप्स ऑफ राइटिंग में, फ्री राइटिंग, ठीक है। फ्री राइटिंग क्या है, मेरे पास जो भी आइडिया आ रहा है, ठीक है, जो भी आइडिया आ रहा है उसको मैं जनरेट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। इस समय मैं क्या करता हूँ, इस समय जब आदमी फ्री होता है ना, जब जैसे हम लोग देखे भी थे कि जब कोई व्यक्ति बोलना स्टार्ट करता है और ऑफ टॉपिक बोलता है, उसको लगता है कि मैं फ्लुएंट हो गया हूँ, ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी घट जाती है। वैसे ही जब हम फ्री राइटिंग करते हैं तो हम लोग आइडिया जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग कंसर्न नहीं रखते कि भाई ग्रामर कैसा होगा, स्पेलिंग कैसा होगा, पंक्चुएशन कैसा होगा, बट हम उसको विस्तारित रूप में अपने आइडियाज को कन्वे कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, इनकरेजेस फ्लुएंसी, ठीक है। एग्जाम्पल, जर्नल राइटिंग, जो भी जर्नल राइटिंग होता है वो फ्री राइटिंग के अंडर आता है। फिर आता है क्या, गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग से हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो टीचर हमको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना, प्रोजेक्ट्स में। फिर उसके बाद हेल्प्स इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड राइटिंग स्किल्स। गाइडेड राइटिंग मतलब हमको हमको बताया जाता है कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, आपको इस पॉइंट को लाना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गाइडेड राइटिंग। फिर क्या होता है,
एडवांस राइटिंग क्या होता है? एडवांस राइटिंग। एडवांस राइटिंग किस पर डिपेंड करता है? emphasizes clarity, organization and logical flow। मतलब जो भी मैं लिख रहा हूँ वो ऑर्गेनाइज होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, वो एक क्लैरिटी लेके आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी लिख दिया और किसी भी ऑर्डर पे लिख दिया, ठीक है। रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग। जो मेरा एडवांस राइटिंग है उसके लिए मुझको मेरा क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। उसका अच्छा से डिटेलिंग होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा पर्पसफुल राइटिंग। प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल राइटिंग स्टाइल्स यूज फॉर एडवांस राइटिंग टूल्स। ओके, अब आज हम लास्ट टॉपिक इसको करते हैं, नोट मेकिंग वर्सेस नोट टेकिंग। अब जैसे नोट मेकिंग होता है और एक होता है नोट टेकिंग, तो अभी हम लोग बात करते हैं नोट मेकिंग के बारे में। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नोट मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नोट मेकिंग होता क्या है? जैसे हम जैसे क्लास में रहते हैं, ठीक है, तो हम क्लास में बैठे और आराम से पूरे लेक्चर को सुन लिए, समझ लिए, ठीक है। पर मैं ऐसा करूँगा कि मैं चीज़ों को अपने शब्दों में अरेंज करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से बना रहा हूँ। तो नोट मेकिंग बेस्ड ऑन वंस ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। खुद के समझ पे डिपेंड करता है क्या? मेकिंग, ठीक है। मैं खुद मेकर हूँ, ठीक है। आई एम द मेकर, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? मेरे ओन अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नोट मेकिंग किस पे डिपेंड करता है? ओन अंडरस्टैंडिंग पे। ये हम क्या यूज़ करते हैं? आउटलाइन यूज़ करते हैं, चार्ट्स और मैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हम उसको डिटेल और ऑर्गेनाइज बनाते हैं और इसको हम लोग कब करते हैं? आफ्टर लेक्चर करते हैं। हमने सुन लिया, समझ लिया, अब उसके बाद हम उसका पीक डिटेलिंग करेंगे। तो वो किस में आता है? नोट मेकिंग में। एक और एक होता है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग, ठीक है। तो नोट टेकिंग किस में आता है बेटा? नोट टेकिंग आता है जो कि टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ तो आप जितना तेजी से मैं बोल रहा हूँ उतना तेजी से आप लिख तो नहीं पाएंगे और हर कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप एब्रिविएशंस यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं और हाईलाइट करते हैं, ठीक है। ये हम क्या कब करते हैं? ड्यूरिंग द लेक्चर करते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, द फिफ्थ लैंग्वेज लर्निंग स्किल इज थिंकिंग एंड रीजनिंग, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो स्किल्स है LSRW सभी समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।